नमस्कार। अभी हम हैं राजकीय अतिथि गृह पटना में और यहाँ पर आए हुए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय श्री रामदास अठावले साहब। आज उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जो कि हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र में जो बिहारी वर्सेस मराठी हो रहा है, उस पर बिहार में इनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अगर लड़ेगी तो किसके साथ लड़ेगी, इन सब बातों पर इन्होंने बेबाकी से अपना राय रखा है। आगे देखने के लिए इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। आज मैं पटना में आया था। यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी का अब्दुल हमीद और दूसरे अब्दुल कयूम अंसारी और भी कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद हुए थे, उनको आदरांजलि अर्पित करने का एक प्रोग्राम आज यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यहाँ रखा गया था। और मुझे भी उन्होंने एक महीना पहले मुझे इन्विटेशन दिया था। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आज़ादी के आंदोलन में रहे और जिस तरह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी का बहुत ही बड़ा आंदोलन चला। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने चले जाओ का नारा दिला अंग्रेजों को। उसका कारण ये था कि सारे देश भर में लोग जाग चुके थे, सारे देश भर में लोग अंग्रेजों के खिलाफ रस्ते पर उतर गए थे। और फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अभी भारत के लोग बहुत बड़े जागरूक हो चुके हैं, या अभी अपना रहना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने 1947 को अंग्रेजों ने देश को आज़ादी तो दी, लेकिन जाते जाते उन्होंने देश के 2 पार्ट किए और पाकिस्तान अलग बनाने का निर्णय हुआ। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती की है। और पाकिस्तान अगर अपने देश में होता था तो जम्मू कश्मीर का विषय भी नहीं आ जाता था। फिर जो पहलगाम का जो हमला हुआ, ऐसा हमला नहीं होता था। रोज आर्मी के साथ जो मुठभेड़ होती है वो भी नहीं होती थी। और भारत और पाकिस्तान के आंदोलन में बताया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वहां से ट्रेन आ रही थी, यहाँ से ट्रेन जा रही थी, दोनों एक दूसरे पर हिंदू मुस्लिम हमला कर रहे थे और 10 लाख लोगों की मृत्यु, उसमें हत्या हुई है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय भारत पाकिस्तान का अलग होना नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक बात है, अभी तो हो गया है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान बार बार जो हरकतें कर रहा है, उस हरकतों को कड़ा जवाब देने का काम माननीय मोदी सरकार ने किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को डराने का नहीं, लेकिन पाकिस्तान को कल का इंडिया आज नहीं है, आज का इंडिया बहुत स्ट्रांग है। और अगर तुम यहाँ इसी तरह के हमले करते रहोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और 22 मिनटों में वहाँ आतंकवादियों के जो अड्डे थे पाक व्याप्त कश्मीर में, तो उनको एकदम उद्ध्वस्त करने का काम और उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम भारत सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश भर में बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार हुआ। हम पाकिस्तान का बदला ले सकते हैं, इतनी हमारी में हिम्मत है। और अभी गलती करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह का एक वातावरण हुआ और पाकिस्तान ने हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते, इतनी हमारी ताकत नहीं है, ऐसा ऐलान उनके प्रधानमंत्री ने भी किया था। इसीलिए आगे जो लोग सोच रहे, अपोजिशन वाले उस पर सवाल उठा रहे कि भाई नक्की ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्या, नक्की हमला हुआ क्या, ये क्या जिस तरह पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं, इसी तरह की बात अपोजिशन ने नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये ऐसा हुआ है क्या, ऐसा है क्या,
सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्या, क्या प्रूफ है। इसी तरह के भूमिका रखने वाले अपोजिशन के लोग ये देश के लिए धोखा पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सब देश के लोगों ने एक साथ ऐसे ऊपर रहना है। अभी पूरी जो शांति है, मतलब अभी कोई ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर गड़बड़ पाकिस्तान करेगा तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक विषय ही है। बाकी का जो विषय है ये मैं अभी सम्मेलन में बताया कि माननीय मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है, और ये सरकार मुसलमान का विरोध नहीं करती है। जो हमने जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी अनेक योजनाओं का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को भी हुआ है। 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अभी दिया है, 8 साल पहले हमारी सरकार ने निर्णय लिया, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुस्लिम को नहीं देना है। जो योजना बनी है उसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होता ही है। और जो ओबीसी मुस्लिम्स है, तो मंडल ओबीसी के लिस्ट में कम से कम 80% मुसलमान की जाति आती है। जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, कालेलकर कमीशन ने जो बनाया था, उसमें देश में जो बैकवर्ड जातियाँ का कौन सी है, उसमें 80% मुस्लिम की जातियाँ उसमें आती है मंडल कमीशन में। तो ऑलरेडी मुसलमान को आरक्षण मिलता ही है। बाकी जो 10% में भी आरक्षण, जो 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उनको आरक्षण मिलेगा। तो इसी तरह मतलब हमारी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, और ये अपोजिशन वाले, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को भड़काने का काम हमेशा करते हैं, दलितों को भड़काने का काम करते हैं। समाज में फूट डालने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि आप ही देश में फूट डाल रहे हो, आप ही समाज एक नहीं होना चाहिए, इसी तरह की भूमिका आप रख रहे हैं। और संविधान बदलेगा, संविधान हाथ में संविधान लेकर संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, इसी तरह की झूठ भाषा का वापर करके समाज में फूट डालने का प्रयत्न राहुल गांधी और अपोजिशन वाले कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, दूसरी चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी साहब की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, ये एकजुट होकर एनडीए के बैनर पर चुनाव लड़ रही है। और मेरी पार्टी यहाँ है, लेकिन मेरी पार्टी अभी 17-18 जिलों में मेरे पार्टी के वर्कर है, लेकिन मेरी पार्टी चुनाव लड़ने पर सक्षम नहीं है। इसीलिए मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, हम एनडीए का समर्थन करेंगे, और मैं भी यहाँ प्रचार में मैं आऊँगा। तो इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि यहाँ बिहार के लिए स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनेक अच्छे निर्णय हुए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ की जनता यहाँ मतलब हमारे एनडीए के साथ रहेगी, और नीतीश कुमार 7वीं बार, कितनी बार, 5वीं है, ठीक है, मतलब अभी नीतीश कुमार जी और एक बार अभी वो मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। और मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि ये चुनाव बिहार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और बिहार की जो भी समस्या है ये समस्या हल करने के लिए कोशिश हुई है। दूसरा एक विषय है हमारा जो बोध गया में महाबोधि महाविहार है। आज मैं 6 बजे राज्यपाल महोदय की भेंट लेने वाला हूँ, और मैं इसके पहले 3 दिन में यहाँ बोध गया में आया था, तो मुख्यमंत्री साहब से मेरी बात हुई थी। तो हमारे बौद्ध समाज का, देश भर के बौद्ध समाज की मांग ये है कि महाबोधि महाविहार का जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट, 4 लोग हिंदू, और वहाँ का जो डीएम होता है तो उसका चेयरमैन होता है। तो बौद्धों की मांग ये है कि भाई दूसरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
इनके ट्रस्ट में हमारा आदमी कोई नहीं होता है। तो हमारा बुद्ध विहार जो है हमारे ताबे में मिलना चाहिए, सारे ट्रस्टी हमारे होना चाहिए। चेयरमैन की बात में हो सकती है, लेकिन चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए। और जो 9 लोगों की ट्रस्ट है, कमेटी है, उसमें सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट होना चाहिए। इसी तरह की जो मांग है, उस मांग का मेरी पार्टी भी सपोर्ट करती है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और मेरी पार्टी का जनाधार पूरे देश भर में है, लेकिन बिहार में पार्टी का विस्तार करने का प्रयत्न हमारा चल रहा है। सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का हमारा प्रयत्न है। यहाँ जो मेरे बाजू में बैठे हुए हमारे देव कुमार वर्मा जी, ये मतलब ओबीसी कम्युनिटी के हैं। हमारे मुन्नार भारद्वाज जी, इनको हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, ये ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। हमारे जितेंद्र, ये मतलब दलित समाज से, ये हमारा एम्प्लॉयज़ का संगठन चलाते हैं। और यहाँ हमारे आदिल असगर जी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो और अपना क्या सुरेंद्र यादव, अपना सुरेंद्र यादव, मतलब सुरेंद्र पासवान ना, यादव सुरेंद्र यादव के किसान है, ये भी मतलब हमारे साथ है। तो सभी जाति के धर्म के लोगों को साथ मिलकर मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है और भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी आगे ताकत से बढ़ सकती है। दूसरा, रामविलास पासवान जी के साथ, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे और वो हमारे अच्छे मित्र भी थे। चिराग पासवान जी भी वो मतलब उनके पुत्र के नाते अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्र में मतलब वो उनको मंत्री बनाने का भी निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी चुनाव अलग ना लड़े, एनडीए के साथ उन्होंने रहना चाहिए। सीटों के बारे में आगे पीछे सीटें हो सकती है, लेकिन एनडीए के साथ ही रहना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। सर एक सवाल है सर, आपने भाजपा के पश्चिम बंगाल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शिवेंदु मुखर्जी, उन्होंने कहा कि कश्मीर और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, बंगाल के लोगों को घूमने नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ टारगेट करके उनकी हत्या की जाती है। हमारा जीवन रहेगा तभी तो हम देश के उन भागों में जाएंगे। मुझे लगता है कि जो वहाँ जो स्टेटमेंट किया है वो मुझे लगता है कि अभी क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोकल मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। आतंकवादी मुसलमान है, उन्होंने पहले पंडितों पर हमले किए थे और पंडित वहाँ से मतलब अपने इलाके में अलग जगह पर आए थे। लेकिन अभी जो हमले होते हैं, हमले आतंकवादियों की तरफ से होते हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उस आतंकवादियों की तरफ से हमले होते हैं। और अभी जब ये हमला पहलगाम का हुआ तो मुसलमान लोगों ने अनेक लोगों को अपने घर में ले जाकर डर गए हुए लोगों को सहारा दिया है। और कश्मीर में इसका बहुत बड़ा निषेध भी हुआ, लोग रास्ते पर उतर आए तिरंगा झंडा लेकर। वहाँ के मुसलमान विरोध नहीं करते, इसीलिए कोई वहाँ जाने के लिए डरने की बात नहीं है। अभी पहलगाम में भी काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं। पूरे कश्मीर में जब 370 आर्टिकल हटाया गया उसके बाद 2.5-3 करोड़ तक वहाँ टूरिस्ट कश्मीर में गए, जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई यहाँ शांति इतनी है या इतने लोग आ रहे हैं, 370 आर्टिकल हटाया है, तिरंगा झंडा लहर रहा है, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है जो पहले लागू नहीं था। वे बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ डरने की बात नहीं है। कोई भी वहाँ अभी अमरनाथ की यात्रा है, वहाँ भी मुस्लिम लोग उनको घोड़े पर ले जाते हैं, उनके होटल है, उनके सब छोटे मोटे चाय के होटल है, ये होटल है। तो ऐसा मुझे नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ लोकल जो मुसलमान है उनकी तबलीग नहीं है। ये आतंकवादी आकर कभी यूपी के एकाधे मजदूर को गोली मारते हैं, बिहार के मजदूर को गोली मारते हैं और वातावरण यहाँ ठीक नहीं है। इसी तरह का एक वातावरण तैयार करने के लिए ऐसी बात होती है। सर महाराष्ट्र में भाषा को लेके जिस तरीके से विवाद हो रहा है, हिंदी भाषा को लेके क्या कहें? दो भाई लगातार
और लगातार महाराष्ट्र में रहना तो मराठी हमले कर रहे हैं। बोलना होगा, बिहारियों को टारगेट किया जा रहा बिहारियों है। को भी हाँ, टारगेट तो उसमें ऐसा है कि जो मराठी के मुद्दे पर जो चल रहा है, तो हर एक के अपनी मातृभाषा पर बहुत ज्यादा प्रेम होता है। राष्ट्रभाषा पर भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन मातृभाषा पर ज्यादा प्रेम होता है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला था कि होली से हिंदी पर पढ़ाई की जाएगी। तो इसीलिए मतलब वहाँ के उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ साथ अनेक मराठी लोगों ने इसका विरोध किया था। और इतने 5-6 साल के बच्चों को हिंदी पढ़ाना ठीक नहीं है। तो बाद में तो हिंदी आती है सबको। अभी हमारे मुंबई में रहने वाले सब लोगों को हिंदी आती है। साउथ इंडियन लोग भी हिंदी बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन भी हिंदी बोलते हैं, मराठी भी हिंदी बोलते हैं। तो राज ठाकरे एक चालाक आदमी है और ये पब्लिसिटी के लिए ऐसा एक दो आदमी को ही थप्पड़ मारा है क्या? रोज सब लोगों को थप्पड़ मारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक दो आदमी को थप्पड़ मारा है, वो पूरा मीडिया में वो खुद वायरल करते हैं, खुद वीडियो निकालते हैं। और हमने देखो कैसा उनको थप्पड़ मारा, मराठी बोलो, मुझे नहीं आती है तो फिर थप्पड़ मारना, वो वायरल करना, ऐसा कुछ वहाँ डरने की बात नहीं है। लेकिन उनका मराठी का मुद्दा है तो उस पर हमारा स्टैंड ऐसा है कि मराठी सबको आनी चाहिए, बात सही है। और मुंबई में रहने वाली बिहार के, यूपी के, साउथ इंडिया के, बंगाल के लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। 80% से ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं। और कुछ लोगों को आती नहीं है, उसको आप दादागिरी करके बोले तुम मराठी बोलो तो ये अच्छी बात नहीं है। मराठी सीखो, ऐसा उनको सलाह दे सकते हैं आप अगर यहाँ रहते हैं तो मराठी सीखो। और मुंबई का प्रॉब्लम ये है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ पूरे देश भर के लोग उधर आए हैं। तो हिंदी कॉमन भाषा भी वहाँ लोग सब बोलते हैं। जिस तरह आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है। तो वहाँ वो भाषा उन लोगों को वहाँ रहना है तो सीखनी पड़ती है। मुंबई में ऐसा है कि मुंबई में अगर मुंबई में अपनी मातृभाषा उनकी अलग, अभी बिहार वालों की हिंदी है या भोजपुरी है। तो हमें मालूम हुआ कि भाई यहाँ भी कोई एक ऐसा प्रयत्न हुआ कि मराठी आदमी को भोजपुरी बोलो नहीं तो उसको थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ एक मैंने सुनने के लिए आया था। बिहार में ऐसी घटना तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे घटना विषय नहीं है, लेकिन हम भाई किसी को फोर्सली किसी भाषा सीखने के लिए नहीं क्या सिवा नहीं फोर्स भी करो, लेकिन थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। अगर आप मराठी सीखो ये बात ठीक है। और मराठी सबको, जो बच्चे वहाँ जन्मे हैं सब मराठी अच्छी बोलते हैं। और वो मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं, वो मराठी है क्या नहीं है मालूम नहीं होता है। नहीं, वो मुसलमानों की बस्ती में जाके क्यों नहीं हिंदी, मुस्लिम इलाके में जाके शिवसेना वाले क्यों नहीं करते हैं इस तरह की? नहीं वो करते नहीं, वो तो नहीं, वो लोगों को टारगेट करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं, वो डरते हैं। तो मतलब वहाँ जाने के लिए डरती है। एक आदमी को आपकी भी जो एरिया है सर दहिसर में, तो दहिसर एरिया अधिकतर हिंदी वासी रहते हैं। दहिसर में भी है ना, दहिसर में है, मालाड में है, कांदिवली में है, हर जगह है। हाँ। लेकिन उनको बार बार जब ऐसे समय आता है तो हिंदी भैया बोल के कुछ बोल के मलाड में या दूसरे इलाके में सर वो नहीं जाते। राज ठाकरे अगर पकड़ लीजिए तो राज ठाकरे ज्यादा करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ये स्टैंड का हमारी पार्टी पे उतरती है। हमें मराठी भाषी का मराठी आना चाहिए, यहाँ तक हम समझ सकते हैं। लेकिन दादागिरी करके उनको फोर्स करना ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऐलान किया है। अभी मेरा भाईंदर में एक रैली निकली थी गुजराती लोगों की, और उसी दिन राज ठाकरे के लोगों ने भी रैली निकालने का तय किया। और उन्होंने मतलब पुलिस को जिस रूट से ये लोग रहे थे उसी रूट से हमको परमिशन न दीजिए। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है, उनको अगर दोनों को समूह को देखना है, इसलिए पुलिस ने बोला था कि भाई इस रूट से हम परमिशन नहीं देंगे, हम दूसरे रूट से आप जाइए। उन्होंने बोला नहीं, हम इसी रूट से जाएंगे। इसीलिए उन्होंने परमिशन उस रूट से जाने के लिए नकारा था। लेकिन इसीलिए थोड़ा उन्होंने हंगामा किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया था, बाद में छोड़ भी दिया, उनका भी रैली हुआ।
तो लोकतंत्र में सबको रैली निकालने का आपकी अधिकार पार्टी है। सर मुंबई बेस्ड पार्टी है, हम्म। आपकी पार्टी जो है मुंबई बेस्ड पार्टी रही है शुरू से महाराष्ट्र में, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं सड़क पर उतरती है इन दादागिरी करने वालों के खिलाफ? नहीं, दादागिरी करने वालों के खिलाफ हम हैं, दादागिरी करने वालों के खिलाफ हम हैं, लेकिन हम दादागिरी करेंगे तो फिर ये बोलेंगे दादागिरी करते हैं। लेकिन दादागिरी करना किसी को एक आदमी को थप्पड़ लगाना हम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक बात है। तो इन्होंने थप्पड़ लगाना है, उन्होंने ये करना जिस तरह एक वहाँ मराठी लड़की के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव कर दिया है। उनके जो कार्यकर्ता है मराठी लड़की के साथ भी मिसबिहेव किया एक्टर उन्होंने। थी वो मराठी मतलब अभी ये हिंदुत्ववादी समझते हैं, लेकिन हिंदू लोगों पर ही हमला कर रहे हैं, हाँ। जो वो थप्पड़ मार रहे हैं, ये सब हिंदू है। तो उनको आप सुझाव देंगे कि मराठ या मुस्लिम बहुल इलाकों में जाए? बाला साहब ठाकरे जी जरूर मराठी के मुद्दे पर खड़े रहे कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, और यहाँ मराठी लोगों को मैक्सिमम नौकरी मिलनी चाहिए। तो 80% नौकरियां तो लोकल लोगों को मिलती है। तो ये बाला साहब का आंदोलन हर स्टेट में ऐसा है ही, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह पर लोगों की मांग होती है कि लोकल जिले में भी मांग होती है कि लोकल के लोगों को नौकरी दीजिए। तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन बाद में बाला साहब ठाकरे जी ने उत्तर भारतीय विंग बनाई थी, साउथ इंडियन विंग बनाई थी, गुजरात विंग बनाई थी, और सब हिंदू समाज के लोगों को ही नहीं, तो मुस्लिम समाज के लोगों का ही बाला साहब सपोर्ट करते थे। वो मुसलमान आतंकवादी नहीं है, उसका संबंध कोई पाकिस्तान से नहीं है। ऐसे मुसलमान बाला साहब के शिवसेना में थे, और पूर्व मंत्री भी रहे उनके इसमें। बाला साहब का जब सरकार आई थी, तो इसीलिए मतलब उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के विरोध में राज ठाकरे का सपोर्ट कर रहे हैं। मराठी के मुद्दे उनको विषय लगा कि देवेंद्र फडणवीस को विरोध करने का मौका है, और उद्धव ठाकरे पूरा पूछ चुके हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने 40 MLA साथ में लेकर मतलब वो हमारे साथ आए, और अभी इतने लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर जा रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे की ताकत उतनी नहीं रही है। उनको आप सलाह देंगे सर कि वो मलाड या मुस्लिम इलाकों में जाएं, जाके वहाँ भी भिवंडी चल जाए, भिवंडी जाए, वहाँ नहीं, मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ वो बचकर नहीं आएंगे। तो इसीलिए मतलब उनकी भी चिंता हमको है, महाराष्ट्र का मराठी आदमी है, तो ठीक बात है। वो बात उधर जाओ वो जाओ, तो बाकी लोग वो बोले हैं उधर जाओ बोले, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि मुंबई शांत रहनी चाहिए। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मराठी लोगों का तो मुंबई में सबसे ज़्यादा अधिकार ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों के भी बहुत बड़े बिजनेस उधर आए। टाटा, बिरला, मफतलाल, अदानी, अंबानी, ये सब लोग मराठी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। मुंबई में ऐसी दादागिरी चलती रहेगी तो सब उद्योग को बाहर रह जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और राज ठाकरे के स्टैंड का विरोध करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे का समर्थन नहीं करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है। जिस बाला साहब ठाकरे को धोखा देकर राज ठाकरे बाहर आए थे, ऐसे राज ठाकरे के साथ इन्होंने दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा उद्धव ठाकरे जी को हमारा सलाह है। सर एक सवाल था सर, अभी आपने कहा कि चिराग पासवान को एनडीए में रह करके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पे चिराग पासवान ने आज एक पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने बिहार सरकार के मतलब बिहार के कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, और नीतीश कुमार जी की सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत बार गुंडागर्दी करने वाले लोग हर जगह पर होते हैं। तो ऐसा गुंडा राज खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी ने अनेक कदम उठाए भी है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भी कोई गुंडागर्दी होती रहती है, तो गुंडा राज को खत्म करने का काम जरूर हमारी नीतीश कुमार जी की सरकार कर भी रही है, और बाद में सत्ता आने के बाद भी करेगी। लेकिन सर एनडीए की सरकार है, मौजूदा सरकार में खुद चिराग पासवान है और उनकी तरफ से ऐसा पोस्ट कर रही है, कितना वाजिब है सर? अभी ठीक है, अभी वो तो अभी वो हमारा नौजवान है, तो थोड़ा सा रामविलास पासवान जी होते तो ऐसा नहीं देते थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि ठीक बात है, कुछ जगह पर
इंसिडेंट होते हैं कि स्टूडेंट का आंदोलन होता है, फिर वो पुलिस और उनकी धक्का मुक्की होती है, ऐसे कुछ घटनाएं घटती है। लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने भी थोड़ा शांति से आंदोलन करना चाहिए, पुलिस ने भी थोड़ा ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो हर बात कुछ नीतीश कुमार जी को मालूम होते हैं ऐसा नहीं है। अचानक जब कोई आंदोलन होता है तो पुलिस और आंदोलनकर्ताओं में संघर्ष होता है, अचानक वो कोई लाठीचार्ज का तो कभी निर्णय होता है। लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने भी शांत रहना चाहिए और पुलिस ने भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। सर, बिहार में इलेक्टोरल रोल का जो है स्पेशल डिवीजन चल रहा है और कांग्रेस और आरजेडी विरोध कर रही है मतदाता सूची जो चल रहा है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? पिछले दिनों चुनाव आयोग को कटघरे में लिया जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम राहुल गांधी भी आकर के कहते हैं सर कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे वोटरों को चुराया गया है, वैसे ही बिहार में भी चुराने की साजिश की जा रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो बयान है, बयान बिल्कुल गलत बयान है और इलेक्शन कमीशन का हमारा बीजेपी का सरकार का कोई संबंध नहीं है। जरूर सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट होती है, एक इलेक्शन कमिश्नर जाता है तो दूसरी की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो कोई सरकार की तरफ से कोई उसका संबंध नहीं है। तो वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार मतलब इलेक्शन कमीशन को है। जब इलेक्शन कमीशन को ऐसा डाउट आया कि भाई कुछ लोगों ने अपना जो बांग्लादेशी है तो ऐसे लोगों ने अपना वोटर लिस्ट पर नाम डाला है, तो फिर इसीलिए नया एक उन्होंने नियम बनाया कि भाई आधार कार्ड है, बाकी का सब रेशनिंग कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का रसीद है, या इनके साथ साथ जन्म का जो दाखला है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो एक बिहार में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहाँ बाहर का आदमी होगा तो इसीलिए मतलब उन्होंने नियम बनाया क्या कांग्रेस को और आरजेडी का मतलब विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ वोटर लिस्ट में यहाँ का बिहार का आदमी होना चाहिए, बिहार के आदमी ने वोट देना चाहिए, इसीलिए मतलब वो नियम बनाया है। और ये तो मतलब इसीलिए राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ वो हुआ, महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट में नाम डालने का सबको अधिकार था, सबको अधिकार, आपको भी अधिकार था, आपने क्यों नहीं नाम डाले उसमें। हमारी बीजेपी ने और हमारी महायुति ने कैंपेन शुरू किया और हमने बहुत सारे लोगों के नाम उसमें डाले जिनके नाम नहीं है, तो चेक करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को संविधान हाथ में लेकर घूमने की आदत है, संविधान की जो बातें वो तो नहीं करते हैं, लेकिन संविधान दिखाने की बात करते हैं और कितनी भी कोशिश करे। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ, लेकिन विधानसभा में महाराष्ट्र में हमारे महायुति को 288 सीटों में से 237 सीटें मिली, मतलब इतनी बड़ी जीत हमको मिली है। तो मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि इतने वोट ऐसे आए कहीं से, वहाँ तो बैलेट पेपर है अपना, वहाँ तो वोटिंग लिस्ट है, लिस्ट के मुताबिक वोटिंग होता है। वो हर पार्टी का क्या हर पार्टी का एक आदमी उधर होता है, कैंडिडेट होता है, उसका हर आदमी इसका उधर बैठा हुआ होता है, एजेंट होते हैं। और जो भी वोटर आता है वो उधर देखता है, देखता है, अपना कार्ड दिखाता है, फिर आगे जाकर वो वोटिंग करता है। तो वहाँ इतना हमको वोट कैसा मिला, तो हमने वोटिंग मतलब हमारे नाम थे हमारे लोगों के, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ कोई घपला हुआ, इतने लोगों ने कैसा वोटिंग किया। एक बार 5 बजे के पहले जो लोग उसी एरिया में अंदर आते हैं उनका जब तक वोटिंग होता नहीं है तब तक अधिकारियों को बैठना पड़ता है। तो हमने कोशिश की हमारे वोटिंग ज़्यादा हो, उसके लिए आपको भी अधिकार था वो वोटिंग आपका लाने का। तो ये उसमें उनका कहना है वह महाराष्ट्र में इतने टाइम में इतना कैसा वोटिंग हुआ, अभी सब लोग उधर बैठे हैं, उधर काम चल रहा है। तो ये बातें फिजूल बातें हैं। और राहुल गांधी जी राजनीति में सफल होंगे नहीं, जब तक मोदी जी है तब तक राज ठाकरे तो मतलब ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी इसी तरह की झूठी बातें करते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये तो मुझे क्या एक साथ लड़ रहे हैं अलग लड़ रहे हैं? एक साथ लड़ रहे हैं। एक साथ लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, उनको लड़ना है तो लड़ने दो।
एक साथ लड़ना है तो उनको लड़ने दो और नीतीश कुमार को आगे बढ़ने दो। इसीलिए ठीक बात है, तो ये चलता रहेगा। ठीक। तो बोल रहा है सर कि हम महाराष्ट्र में वोट चोरी कर लिया, ऐसा हम बिहार में चोरी नहीं होने देंगे। नहीं, क्या चोरी का विषय नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल अभी आपको बोला कि वहाँ सब पार्टी के कैंडिडेट के एजेंट के सामने वोटिंग होता है, वहाँ होता है। कोई पुलिस हमारी है, पुलिस और ऐसा कुछ नहीं होता है, पुलिस इसका नहीं सुनती है। गलत काम कोई करेगा, पहला जमाना चला गया, बूथ कैप्चरिंग का जमाना चला गया, अभी ऐसा बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है, चलो थैंक यू।